नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे चैनल एनिमी कॉर्नर में। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे, आपके सामने जिस टॉपिक को हम लेके आए हैं वो टॉपिक है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल के बारे में हम बात करेंगे, कहाँ हुआ है इसकी सब कुछ डिटेल बात करेंगे। अभी रिसेंटली खबरों में था कि रूस में एक बहुत बड़े पैमाने पे तेल का रिसाव हो गया है। ये तेल का रिसाव कहाँ हुआ है इसकी हम बात करेंगे। अब इसके संबंधी जितने भी फैक्ट होंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, उन सभी बिंदुओं पे हमारी चर्चा होगी। तो क्यों ना हम करें स्टार्ट अपने बिंदुओं पे चर्चा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिंदु, सबसे पहला हमारा जो बिंदु होता है हर बार की तरह इस बार भी है कि आखिर चर्चा में क्यों था। वाई इन न्यूज। वाई इन न्यूज के लिए आपको हम कुछ एविडेंस देते हैं। कौन कौन सी एविडेंस दे रहे हैं देखिए। सबसे पहला एविडेंस आपको हम देते हैं वन इंडिया। एक न्यूज है जो लिखती है किस डेट में, 8 जून के डेट में खबर प्रकाशित करती है कि ऑयल स्पिल इन रसिया, इमेज कैप्चर्ड फ्रॉम स्पेस सो डीजल इन। कि ये एक सैटेलाइट इमेज लिया गया। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि जो रसिया में जो नदी थी, उस नदी में जितना बड़े पैमाने पर ऑयल स्पिल हुआ कि उस नदी का रंग लाल हो गया। ये नदी आपको दिख रही होगी इमेज में। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट लिख रहा है रसिया सेज मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट काज मैसिव आर्टिकल ऑयल स्पिल। ये भी न्यूज है 5 जून की। फिर नव भारत टाइम्स लिखता है रूस हजारों टन डीजल मिलने के बाद सफेद से हो गई लाल अंबरनाया नदी। तो ये भी बता रहा है ये कौन से नॉर्लिक्स का एक ऑयल स्पिल घटना है जहाँ शहर के आसपास एक नदी बहती है। तो स्पष्ट ये बात क्लियर हो गई कि खबरों में है। अच्छा, तो ये बात आपको पूछनी चाहिए कि आखिर कहाँ हुआ रिसाव। रिसाव कहाँ हुआ बहुत ही जान लेना जरूरी है कि रिसाव हुआ नॉर्लिक्स के आसपास। वो एक स्थान है, इसलिए उस घटना को नॉर्लिक्स ऑयल स्पिल के नाम से जाना जा रहा है। दूसरी चीज़ आप पूछ सकते हैं कि क्या वो कहीं नदी में गिरा या समुद्र में। जी हाँ मित्रों, वो एक नदी में रिसाव हुआ जिस नदी का नाम है अंबरनाया नदी। अच्छा, किस चीज़ का रिसाव हुआ, पेट्रोल या डीजल? तो 20,000 टन डीजल का रिसाव हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पूछ सकते हैं, जब इतनी बड़ी पैमाने पर रिसाव हुआ तो रूस ने क्या कदम उठाए। बिल्कुल, रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर कदम उठाया। रूस ने पूरी तरह से वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी है साइबेरियन क्षेत्र में कि ये स्टेट इमरजेंसी होगा। एक प्रश्न और उठता है यहाँ पे, क्या स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी है तो क्या इस रिसाव का कोई परिणाम होगा? तभी तो किया। बिल्कुल होगा। इसका परिणाम मनुष्यों पे पड़ता है, इसका परिणाम पर्यावरण पे पड़ता है, इसका परिणाम जलीय जीवों पे पड़ता है। इन सभी बिंदुओं पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, तो अब अगर देखें तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आई होगी कि अब पहले हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे यहाँ पे आप समझ लें कि अगर ये न्यूज में था तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल स्पिल क्या होता है, कि तेल रिसाव होता क्या है और कहाँ पे रसिया के संदर्भ में पहली चर्चा होगी। दूसरी होगी कि ऑयल स्पिल कि या तेल रिसाव के परिणाम क्या होते हैं, चाहे समुद्र में हो या नदी में हो। तीसरी हमारी जो चर्चा होगी वो हम आपसे यही बात करेंगे कि इनका कोई निराकरण होता है ऑयल स्पिल का। उसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, तो अगला प्रश्न उठता है कि जहाँ जिस नदी में गिरा उस नदी की लोकेशन भी तो देख लेनी है। बिल्कुल दिखाएंगे हम उस नदी की लोकेशन आपको। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये क्षेत्र था जहाँ पे आपने न्यूज में देखा कि आर्कटिक रीजन लिखा है या आर्कटिक मैसिव ऑयल स्पिल लिखा है, तो ये कहाँ है। क्या इसका भी मैप में लोकेशन जानना जरूरी है? बिल्कुल जानना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या उस क्षेत्र में कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो कौन सा है। अगर वहाँ से कोई रेखा या फिर कोई सर्किल गुजर रही है तो कौन सी है, तो वहाँ पे एक सर्किल है जिसका नाम है आर्टिकल सर्किल। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम मूव करते हैं जिस टॉपिक पे, वो है रसिया ऑयल स्पिल। देखिए, ये जो ऑयल स्पिल हुआ, अच्छा कैसे हुआ, क्या कहीं खनन से निकला है किसी प्लांट से? तो ये निकला था एक पावर प्लांट से जो स्थित था नॉर्लिक्स शहर के आसपास, एसआर साइबेरिया में है। अच्छा, तो ये गिरा किस में? ये गिरा एक नदी थी जिसका नाम था अंबरनाया नदी। तो एक प्रश्न यहाँ पे बड़ा अच्छा ही उठता है कि ये जो नदी थी, ये नदी का मुहाना कहाँ था, किस
सागर या किस किस झील या किस सागर में गिरती थी? जी हाँ मित्रों, तो ये नदी गिरती थी आपकी एक आर्कटिक सागर है, आप जानते हैं, एक आर्कटिक महासागर है जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अभी इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वहीं पे ये नदी जाके गिरती है, वहीं पे एक लोकेशन है कारासी, नॉट काला, कारासी। ध्यान रखिएगा, ब्लैक सी की हम बात नहीं कर रहे हैं, KARA, कारासी। कारासी आप देखेंगे आर्कटिक ओशियन में एक सी है, एक छोटी सी गल्फ की तरह बना हुआ है कारासी, वहाँ की एक लोकेशन है। ओके, अब यहाँ से बात करें तो अब रसिया में क्या हुआ? रसिया में इस घटना को देखने के बाद स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अच्छा, तो क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील पूरा महासागर है, आर्कटिक महासागर पर्यावरण के लिए काफ़ी संवेदनशील होता है। अब बात करते हैं कि क्या प्रदूषण कहाँ कहाँ फैल सकता है? प्रदूषण फैल सकता है आर्कटिक स्टेट नेचर रिजर्व में पूरा फैल सकता है, जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि 20,000 टन, जैसा कि न्यूज़ में दिया, 20,000 टन तेल का रिसाव हुआ, ये बहुत बड़ा रिसाव हो सकता है। अब देख सकते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में पूरी नदी का रंग लाल हो गया था और वो धीरे धीरे 10 किलोमीटर की दूरी तक फैल गया। तो ये इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक है ये। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो आप देखिए, जो नुकसान होता है जलीय जीव का, जो जलीय जीव का नुकसान होता है उसमें किन जीवों का नुकसान होता है? प्रश्न ये उठता है। जी हाँ, बिल्कुल इसका हम उत्तर देंगे कि किन जीवों का नुकसान होता है। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है, बहुत ही आवश्यक होगा कि जो तेल होता है, सपोज कोई एक आपके पास बॉक्स है या पॉट बर्तन है जिसमें आपने जल भरा हुआ है, ये जल है। जल के ऊपर अगर कहीं भी आप इसमें अगर आप तेल मिलाएंगे, कोई भी तेल मिलाते हैं तो तेल होता है वो ऊपर की सतह पे इकट्ठा होता है ऊपरी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ऊपर की सतह पे इकट्ठा क्यों होता है? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। क्योंकि जो तेल की डेंसिटी होती है, डेंसिटी घनत्व, वह जल की अपेक्षा कम होता है, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वह ऊपर की ओर आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की ओर बैठ जाता है। यही रीज़न है कि अगर किसी मिक्सचर में लोहा होता है, भारी धातुएं होती हैं, तो सतह के नीचे बैठ जाती हैं। स्पष्ट? अब आपको ये बात समझ में आ गई कि क्यों तेल ऊपर रहेगा और क्यों पानी या जल नीचे। तो अब बात ये उठती है कि अगर तेल ऊपर है तब किन जीवों को नुकसान होगा? बिल्कुल बताते हैं किन को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे जीव जो सतह के ऊपर तैरते हैं, ऐसे जीव जो सतह के ऊपर अपना जीवन, जिनका हैबिटेट सतह के ऊपर, जिनका भोजन सतह के ऊपर मिलता है, यानी सतह के आसपास मिलता है, वो सबसे अधिक प्रभावित होंगे। जैसे इसमें होंगे कौन? इसमें जीव होंगे, कछुए होंगे, मछलियाँ होंगी, केकड़े होंगे, साथ ही साथ और कौन? पक्षियाँ भी होंगी। अच्छा, पक्षियाँ कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल बताएंगे आपको। पक्षियाँ क्यों हो सकती हैं? जो शिकारी रैप्टर पक्षी होती है, वो सागरों के सतह पर आकर अपने शिकार का ऑब्जर्व करती है, और जैसे ही मछलियाँ बाहर ऊपर आती हैं अपने आहार के लिए, तो वो किसी और का आहार बन जाती हैं। ये रैप्टर पक्षी करते हैं। तो रैप्टर पक्षी जब किसी समुद्र में या किसी सतह पर जल की वो एंट्री करते हैं, तो उनके जो पंख होते हैं, उन पंखों पर ये तेल लग जाता है, जिससे उनकी उड़नशीलता प्रभावित होती है और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। अब देखिए, अच्छा तो मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? ये भी प्रश्न उठता है। मछलियाँ इसलिए मर जाती हैं कि वो आपने पढ़ा होगा अपने विज्ञान में, जीव विज्ञान में, कि जो मछलियाँ श्वसन करती हैं गिल के माध्यम से करती हैं। कैसे करती हैं? गिल के माध्यम से। और जब गिल के माध्यम से श्वसन करेंगी और जैसे ही ऊपर आएंगी तो उनके गिलों के आसपास यही आपका जो तेल होता है, आयल होता है, प्रवेश कर जाता है, जिससे वो श्वसन नहीं कर पाते। उनके श्वसन में असमर्थता हो जाती है, सांस फूलने लगती है, जैसे मनुष्यों के फेफड़े में दिक्कत होने से दिक्कत हो जाती है, आदमी मर जाता है। ऐसे ही मछलियों में होता है, क्योंकि गिलों तक वह तेल पहुंच जाता है। क्लियर? अच्छा, ये ह्यूमन के लिए भी क्या नुकसानदायक है? बिल्कुल है कि अगर कोई मछली इस वजह से मरी है या ऐसी मछली मनुष्य के आहार में आ गई जिसने इसे खाया है, तो मनुष्य में ये कार्सिनोजेनिक यानी कैंसरकारी होती है। क्यों कैंसरकारी होती है? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। ध्यान दीजिए, किसके बने होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जब भी हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो कैंसर उत्पन्न करने वाला मेजर कारक बनेगा। ठीक है? तो अच्छा, तो अगर किसी नदी में फैल गया है तो क्या इसका कोई सलूशन है?
जी हाँ, बिल्कुल सोल्यूशन होता है। एक तो सोल्यूशन इसका जो नॉर्मल तरीके से किया जाता है, इस रिसाव को फिल्टर करके बाहर निकाल लिया जाता है। दूसरा, अगर इस स्थिति में हम नहीं होते, ऐसा करने में हम सफल नहीं होते, तो सबसे आसान तरीका या सबसे बड़े पैमाने पर यूज किए जाने वाले तरीकों ऑयल जैपर के नाम से हम जानते हैं। ऑयल जैपर क्या है? तो अब प्रश्न उठता है कि ऑयल जैपर क्या है भाई? जी हाँ, ऑयल जैपर आपको बताएंगे क्या है। ऑयल जैपर बैक्टीरिया जो होते हैं, एक प्रकार का बैक्टीरिया का ग्रुप है। ये करता क्या है फिर? बिल्कुल करता क्या है, ये जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये उनका भोजन होता है, इनकी ग्रोथ को रोक देता है। ये ऑयल जैपर जो होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन को खा जाते हैं और ये उसी सतह पे ग्रोथ करते हैं। कहाँ? ऊपर, जहाँ पे तेल होता है, जहाँ तेलीय सतह होती है, वहीं पे ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। और जैसे ही ये समुद्र की सतह पर अपने को देखते हैं या तेल देखते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा हैबिटेट होता है, सबसे अच्छा आवास होता है। वहीं पे जाके ये तुरंत हाइड्रोकार्बन को चेंज करना, डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा जो फैला हुआ तेल था, जो रिसाव वाला तेल था, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो एक हमारा ट्रेडिशनल ट्रेनिंग तकनीक है जो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी अनुकूल है। अच्छा, क्या ऐसी भी कोई तकनीक है जो नई हो? जी हाँ, बिल्कुल नई तकनीक भी डेवलप हो गई है, जिसे नैनो सीड के नाम से जानते हैं। एक नैनो सीड होता है, पतला सा सीड, जो बहुत बड़े पैमाने पर जिससे ऑयल का फिल्टर किया जा सकता है। अच्छा, तो ये क्या पर्यावरण के अनुकूल है? जी हाँ, बिल्कुल, ये रिसाइकेबल है, यानी ये एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा यूज किया जा सकता है। और ये अपने वजन से, अगर 1 ग्राम है, अपने वजन से ये 33 गुना अधिक अवशोषित कर सकता है ऑयल को। दूसरी बात, ये जो इसका जो अवशोषण होता है, इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर 1 नैनोग्राम नैनो सीट आप ले रहे हैं, अगर आपके पास 1 नैनोग्राम आपके पास नैनो सीट है, तो वो इतना प्रभावी होता है कि 5.5 मीटर टेनिस के कोर्ट के बराबर आसानी से वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये इतना प्रभावी होता है। तो अब देखें, आपने सॉल्यूशन देखा, आपने उसका निराकरण देखा। 2 तरह का निराकरण आपको हमने इसमें चर्चा की। एक चर्चा हमारी हुई ऑयल जैपर के बारे में और दूसरी हुई नैनो सीड के बारे में। एक ऑयल जैपर अक्सर यूपीएससी का यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन निकलता है कि ये ऑयल जैपर है क्या। अक्सर पूछ लेता ऑयल जैपर क्या है। जब भी कहीं रिसाव होता है तो ये न्यूज में जरूर आता है ऑयल जैपर, और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ऑयल जैपर के बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें, तो अब बात करेंगे कि अच्छा, जिस क्षेत्र में रिसाव हुआ था, उस नदी की आपने लोकेशन दिखाने के लिए कही थी, नहीं दिखाई। जी हाँ, बिल्कुल दिखाते हैं उस क्षेत्र में, उस नदी की लोकेशन। तो आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा रसिया। ये जो लोकेशन दिख रही है, ये है कारासी। ध्यान रखिएगा, कारासी। और ये आपको यंगसी रिवर दिख रही है, उसी के पास ये आपको दिखेगी अंबर नाया रिवर। ध्यान दीजिएगा, अंबर नाया रिवर। और ये है नॉर्लिक्स, और यहीं पे वो घटना हुई। ये जो नॉर्लिक्स आपको दिख रहा होगा, ये जूम करते हैं हम मैप को, सॉरी, ये देखिए, ये जो नॉर्लिक्स आपको दिख रहा है, घटना यहीं पे हुई है। और घटना यहीं पे हुई है, और इस घटना की वजह से इस नदी में वो ऑयल पहुंचा, और बड़े पैमाने पे ये नदी, ये जो आपको अंबरनाय नदी दिख रही है, ये सफ़ेद से ये लाल हो गई। आपको इमेज में दिखाते हैं कैसे लाल हो गई। ये आप इमेज देखने की कोशिश करें, आपको चीज़ें काफ़ी स्पष्ट होंगी। ये देखिए, सैटेलाइट इमेज ली गई है। आपको जो पहली इमेज दिख रही है, ये वाली, ये रिसाव के पहले की है। कि देखिए, इसका जो रंग दिख रहा है, इसका जो कलर दिख रहा है, मटमैला दिख रहा है। ये 2 ब्रांचेज हैं, दोनों देखिए। लेकिन जैसे ही इसमें ऑयल स्पिल हुआ, तो आप जैसे ही डीजल फैला इसमें बड़े पैमाने पे 20,000 टन, तो आप देखिए इसका कलर जो है वो लाल में तब्दील हो गया। पूरी तरह से नदी लाल दिखने लगी, खून की तरह दिखने, रक्त रिवर दिखने लगी, ब्लड रिवर हो गई ये। तो ये कितना खतरनाक है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब यहाँ से एक बात और समझनी होगी कि आपने बात की थी कि इसमें आपने लोकेशन दिखाएंगे, लोकेशन भी देखा। तो अब यहाँ से बात है किस क्षेत्र में नदी डंप होती है, या किस क्षेत्र में इसका मुहाना है, माउथ कहाँ है। जी बिल्कुल, इस क्षेत्र का जो मुहाना है, आपको मैंने बताया कारासी। आप यहाँ पे देखिए, मैप में ये लिखा हुआ कारासी।
कारा सी में इसका मुहाना है, ये नदी कारा सी में जाके गिरती है। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो आयल अगर नदी में सागर में पहुंचने से पहले अगर ऑब्जर्व नहीं किया गया तो ये कारासी को नुकसान पहुंचाओगी। कारासी अब महत्वपूर्ण होता है, कारासी किस ओशियन का पार्ट है? बिल्कुल यह आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। आर्कटिक, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। अब बहुत बड़ी चिंता ये हो गई कि आर्कटिक ओशियन जो कि बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है, जहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, जहाँ पे हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पे अगर प्रदूषण पहुँचता है तो वहाँ पे जो जीव हैं तो उनके इकोसिस्टम के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ समझना चाहेंगे कि वहाँ की लोकेशन कैसी है आर्कटिक ओशियन की। आप देखें, इस चित्र को देखें या इस मैप को देखें, आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका यूरोप है और ये आपका रसिया है। कितने कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है? तो आप देखेंगे 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया से। आर्कटिक ओशियन किसकी बात कर रहे हैं हम? आर्कटिक ओशियन, ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये आर्कटिक ओशियन का है। इसी के पास आपको एक सर्किल दिख रही होगी जो रेड कलर से डॉटेड बनी हुई, ये इसका नाम है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल जो है, ये आर्कटिक वृत्त जो दिख रहा है आपको, ये किन किन देशों से जाता है ये जानना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, देखिए ये जो देश कौन कौन से हैं। अभी आपने महाद्वीप देखा, कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, 3 महाद्वीप आपको दिखाए हमने, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। लेकिन यहाँ पे जान लेना जरूरी है देश कौन कौन से हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताया जाएगा देश कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे अलास्का क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे कनाडा दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है। आपको दूसरा मैप दिखाते हैं जिसमें देश बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किए गए हैं। तो आइए चलते हैं अगले मैप में। ये देखिए, ये मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें स्पष्टता के साथ आप समझ पाएंगे कौन कौन से देश से क्रॉस कर रही है। ये देखिए, ये है अलास्का क्षेत्र। अलास्का आपको पता होगा, ये नहीं पता हो तो जान लीजिए कि ये यूएसए का भाग है, अमेरिका का भाग है। अच्छा, तो अमेरिका का भाग कैसे हो गया है? तो ऊपर कनाडा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सेकंड वर्ल्ड वार में इस क्षेत्र को रसिया से यूएसए ने ले लिया था। तो ये क्षेत्र अब यूएसए के कब्जे में है और इसलिए ये यूएसए का है। दूसरा जो हिस्सा यहाँ पे स्टार्ट होता है वो कनाडा का है, सेकंड कंट्री कनाडा है। तीसरा अगर देखें तो यहाँ पे डेनमार्क का एक द्वीप है जिसका कब्जा है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में आपको बता दें कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब फिर आपको आगे बताएं तो यहाँ पे देखेंगे आप आइसलैंड है, आइसलैंड से भी ये आर्कटिक सर्किल गुजर रही है। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे नॉर्वे, नॉर्वे से भी आर्कटिक सर्किल क्रॉस करती है। उसके बाद जो अगली कंट्री होगी स्वीडन, स्वीडन के बाद फिनलैंड। कितनी कंट्री हो गई? 1, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। और ये कंट्री और बच रही है जो एशिया का भाग है, उसका नाम है रसिया। यानी टोटल कंट्री कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 देश ऐसे हैं जो आर्कटिक सर्किल के भाग हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। यूपीएससी ने पूछा था, उसके 1 साल बाद यूपीपीसीएस ने इस प्रश्न को दोहरा दिया। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है या कितना महत्वपूर्ण है ये आर्कटिक सर्किल। देखिए, फिर से एक बार दिखाते हैं आपको, और साथ ही साथ कुछ आपको हम और भी महत्वपूर्ण चीज़ें कराते हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा हिस्सा, ये जो हमने हाईलाइट किया है, ये एशिया का भाग है, एशिया। और दूसरा ये वाला हिस्सा आपके उत्तरी अमेरिका का भाग है। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, एक जल संधि है। जल संधि कौन सी है, प्रश्न उठता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जल संधि है बेरिंग स्ट्रेट, इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, ध्यान रखिएगा, नाम याद कीजिए, बेरिंग स्ट्रेट। इसकी एक फीचर ये है कि ये 2 महासागरों को जोड़ती है। किनको किनको जोड़ती है? एक आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ आपका प्रशांत महासागर है और इधर आर्कटिक ओशियन है। इन दोनों महाद्वीपों को, इन दोनों महासागरों को जोड़ने का काम करती है। अच्छा, तो अब प्रश्न उठता, अलग किसको करती है? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे, ये अलग करती है एशिया को और उत्तरी अमेरिका, 2 महाद्वीप को अलग करती है। बेरिंग स्ट्रेट की एक और महत्वपूर्ण फीचर है कि ये डेट लाइन,
जो 180 लाइन खींची गई है, जिसे डेट लाइन के नाम से जानते हैं, उस लाइन के पूरी तरह से समानांतर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेरिंग स्ट्रेट से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, हर 3 साल के गैप में एक बार ये प्रश्न यूपीपीएससी पूछता ही है। तो आपने देखा ये बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। यहाँ से आगे आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे कुछ द्वीप दिख रहे होंगे। आपको मैंने जब नॉर्थ पोल जो मूव कर रहा है, इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था जो हमारे प्लेलिस्ट में होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये जो नॉर्थ पोल हमारा है, जो वो कनाडा में अवस्थित है और बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है किस तरफ? साइबेरिया की तरफ। बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, साइबेरिया की तरफ मूव कर रहा है। और इसकी जो गति है पिछले कुछ 10 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। यानी ये 60 किलोमीटर प्रति ईयर की दर से मूव कर रहा है। तो ये भी एक यहाँ पे आप समझ लें कनाडा में हो, जो आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो कनाडा में है। यहाँ से आगे बढ़े तो हमने आपको बताया कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में आपको एक स्ट्रेट दिख रही होगी जिसका नाम है डेविस स्ट्रेट। ये विश्व की सबसे चौड़ी स्ट्रेट है, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे चौड़ी स्ट्रेट है, ध्यान रखिएगा। बहुत चैनल और स्ट्रेट में अंतर होता है, कभी हम मैपिंग के वीडियो में आपको ये चीज़ें स्पष्ट करेंगे। तो ये जो डेविस स्ट्रेट है विश्व की सबसे चौड़ी स्ट्रेट है। यहाँ से अगर आगे जाएं तो आप देखेंगे कि ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ पे आप देखेंगे अन्य जो आपके देश हैं, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद एक कारासी है। और इसी कारासी में आप देखेंगे जो नदी आ रही है, अंबरनाया नदी यहीं पे गिर रही है। अंबरनाया नदी यहीं पे गिर रही, यहीं बगल में आपको ओब नदी दिखेगी, ओब नदी के बगल में ही अंबरनाया नदी आती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई। तो यहीं से अगर हम बात करें तो आपको अब अगली टॉपिक जो हमारा यहाँ से आर्टिकल रीजन की हमने चर्चा की, आर्टिकल ओशियन की चर्चा की। आर्टिकल ओशियन सबसे छोटा ओशियन है और पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद हमने आपसे बेरिंग स्ट्रेट बताई और फिर हमने बात की आपसे कि ये आर्टिकल सर्किल कैसे कैसे किन किन देशों से होके जाता है। तो अब यहाँ से एक टॉपिक और छूट रहा है जिसका नाम है आर्कटिक काउंसिल। इसके बारे में जो तथ्य हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। आर्कटिक काउंसिल के बारे में देखिए, आर्कटिक काउंसिल में पहले आपको जितने आर्कटिक सर्किल से होकर देश जाते हैं वो देश सभी इसके सदस्य होंगे। कितने देश जा रहे थे? 8। कौन कौन देश था? यूनाइटेड स्टेट था, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया और स्वीडन, और एक देश और, कौन? कनाडा। यानी आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका से कनाडा और उत्तरी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अब देखेंगे डेनमार्क जो ग्रीनलैंड का पार्ट था, जिसे हमने बताया कि ग्रीनलैंड उस पर कब्जा किया हो, ग्रीनलैंड पे कब्जा किया हो डेनमार्क, इसलिए डेनमार्क यहाँ हो गया। फिनलैंड दिखाया, आइसलैंड दिखाया, नॉर्वे दिखाया, रसिया जहाँ पे ये साइबेरिया क्षेत्र जो रिसाव वाला हुआ है वहाँ पे, और एक स्वीडन है। तो ये जो आपके कंट्री है 8 कंट्री इसके भाग हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी ये जान लेना है। यानी इसके सदस्य देश वही होंगे जो आर्कटिक सर्किल में से गुजरते, जहाँ से इसका स्थापना हुई थी 1996 में ओटावा कनाडा में। एक डिक्लेरेशन, एक संधि हुई थी, एक घोषणा हुई थी, एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसका नाम था ओटावा डिक्लेरेशन। उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1996 में 19 सितंबर को। इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका मुख्यालय है ट्रोम्सो, नॉर्वे में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जिन उद्देश्यों से बनाया गया है, उसका उद्देश्य है कि आर्कटिक सर्किल में या आर्कटिक ओशियन में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जितने भी देश हैं, इनके संबंधित मुद्दों को एड्रेस किया जाए, समाधान किया जाए। ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक रमेश चंद्र का प्रणाम आप सभी मित्र स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।